हाय फ्रेंड्स, यू आर वेरी मोस्ट वेलकम ऑन यूनिक स्टडी विद अजय। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर मैंने एडजर फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों की बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से क्लासेस चला रखा हूँ। तो आप मेरी ये सभी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो जो बिल्कुल फ्री है। देखो, आज हम आपको सॉल्व करवा रहे हैं 11 जून 2019 का पेपर। ये पेपर मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है जो कि डिफेंस एंड स्टडीज़ का है, जिसका कोड 11 था। तो उसका फर्स्ट पेपर हम आपको यहाँ पर सॉल्व करवाएंगे। देखो, ध्यान रखना, अच्छा स्कोर करने के लिए आपको जो पिछले पेपर्स हैं उनको निकालना बहुत ज़रूरी है। आप जितने ज़्यादा पिछले पेपर्स निकालोगे उतना ही अच्छा आपका स्कोर होगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये डिसाइड किया है कि आपको सारे पिछले पेपर सॉल्व करवाए जाएँ। तो देखो, किसी शोध प्रतिवेदन में क्रांतिक भाषी परीक्षण है। तो ये एक प्रूफ है। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल क्लियर नहीं दिख पा रहे हैं, जूम कर लिया मैंने इसको, इसलिए मैं इनको अपने हैंड राइटिंग से लिख के और फिर मैंने एक पीडीएफ बनाई है और उसमें आपको इन क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करवाऊंगा। ध्यान रखना, मैं उस पीडीएफ में जो मैथ, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और डीआई इनके क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व करवाऊंगा। बाकी सारा मैं कंटेंट यहाँ पर सॉल्व करवाऊंगा। और जो मैथ, रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग, डीआई है, इनके क्वेश्चंस को मैं आपको एक साथ जब बोर्ड पर पढ़ाऊंगा तो उस टाइम आपको मैं इनको सॉल्व करवा दूंगा। तो तब तक आप इनको अच्छी तरीके से पढ़ें। देखो, ये इसका एक प्रूफ है। ये क्वेश्चन नंबर 6, आप इसको भी ध्यान रख सकते हो कि अनुदेशात्मक सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है। वहाँ पर क्वेश्चन नंबर बदल सकता है, लेकिन आपका जो क्वेश्चन है वो नहीं बदलेगा, या आप देख लेना। तो जो ये है, टोटल मैंने 9 क्वेश्चंस का आपको प्रूफ दिया है कि मेरा जो ये पेपर है वो रियल में ही पेपर है। 21 जून का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, फर्स्ट पेपर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है कि किसी शोध प्रतिवेदन में क्रांतिक भाषाई परीक्षण है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, भाषा की शैली से संबंधित विशेषताओं का मूल्यांकन। भाषा की शैली से संबंधित विशेषता का मूल्यांकन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, शोध में साहित्य चोरी है। शोध में साहित्य चोरी क्या है कि किसी व्यक्ति के कथानक या उसकी बात को उद्धृत करना। क्या करना? उद्धृत करना। कि किसी व्यक्ति के कथानक या उसकी बात को उद्धृत करना ही शोध में साहित्य चोरी से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एक विश्वविद्यालय शिक्षक किसी बाहरी परीक्षण एजेंसी द्वारा आयोजित सत्रांत मूल्यांकन में विद्यार्थियों के सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में विद्यार्थियों के आकांक्षा स्तर का प्रभाव उनके शैक्षणिक निष्पादन पर अध्ययन करने की योजना बनाता है। इस अध्ययन में आश्रित चर क्या है? तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आश्रित चर है विद्यार्थियों का आकांक्षा का स्तर। क्या है? विद्यार्थियों का आकांक्षा का स्तर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रतिभागी प्रेक्षण निम्नलिखित में से किसका अंश है? क्या? प्रतिभागी प्रेक्षण निम्नलिखित में किसका अंश है? तो जो प्रतिभागी प्रेक्षण है वो अंश है दार्शनिक शोध का। किसका है? दार्शनिक शोध का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5वां, अनुदेशात्मक पक्षों की पहचान कीजिए जो कक्षा योजना की संरचना का अंश है। अनुदेशात्मक क्रियाकलाप की सूची, पहला है विद्यार्थियों का ध्यान प्राप्त करना, दूसरा है विद्यार्थियों का पूर्वकालिक ज्ञान, तीसरा है अधिगमकर्ता को उद्देश्यों के बारे में सूचित करना, चौथा है अधिगम की पूर्वापेक्षिता के रूप में सूचित करना, पांचवा है ग्रंथालय में पठन सामग्री की उपलब्धता की जांच करना, और छठा है वांछित उत्तर प्राप्त करना। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कि यहाँ पर जो पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, ये चारों की चारों बातें बिल्कुल करेक्ट हैं। तो यहाँ पर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी बातें क्या क्या हैं, एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं कि अनुदेशात्मक पक्षों की पहचान कीजिए जो कक्षा की योजना की संरचना का अंश है। एक है विद्यार्थियों का ध्यान प्राप्त करना, दूसरा है विद्यार्थियों का पूर्वकालिक ज्ञान, तीसरा है अधिगमकर्ताओं को उद्देश्यों के बारे में सूचित करना, और चौथा है अधिगम की पूर्वापेक्षितता के रूप में सूचित करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6,
निम्नलिखित में से कौन सा अनुदेशात्मक सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है? अनुदेशात्मक सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल कौन सा है? तो जो ऑडियो पॉडकास्ट है, क्या ऑडियो पॉडकास्ट है कि जो ऑडियो पॉडकास्ट है वो क्या है? अनुदेशात्मक सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7वां, बोलते हुए सोचने की पद्धति है। बोलते हुए सोचने की पद्धति है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अधिगमकर्ता की रणनीति और निष्पादन की जांच के लिए प्रयुक्त तकनीकी। कि बोलते हुए सोचने की पद्धति है अधिगमकर्ता की रणनीति और निष्पादन की जांच के लिए उपयुक्त तकनीकी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां है, नैदानिक मूल्यांकन सुनिश्चित करता है। कि जो नैदानिक मूल्यांकन है वो क्या सुनिश्चित करता है? तो देखो, मूल्यांकन है बहुत अलग अलग प्रकार का होता है। सतत मूल्यांकन होता है, निर्माणात्मक मूल्यांकन होता है, नैदानिक मूल्यांकन होता है। तो जो मूल्यांकन के जितने भी प्रकार हैं, टाइप्स हैं, इनको मैं जब टीचिंग एप्टीट्यूड में इवोल्यूशन पढ़ाया था तो वहाँ पर मैंने इनको अच्छी तरीके से समझा दिया है, तो आप उनको वहाँ से भी पढ़ सकते हो। साथ ही साथ जो क्वेश्चन नंबर 8वां है, नैदानिक मूल्यांकन सुनिश्चित करता है, तो अनुदेशन के दौरान अधिगम में विद्यमान समस्याओं के कारणों और उनका समापन। कि जो नैदानिक मूल्यांकन है वो सुनिश्चित करता है अनुदेशन के दौरान अधिगम में विद्यमान समस्याओं के कारणों और उनका समापन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन से प्रभावी संप्रेषण में बाधक तत्व हैं? कि इनमें से कौन से हैं जो प्रभावी संप्रेषण में बाधक तत्व हैं? तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें जो करेक्ट आंसर है वो है 1, 2 और 3। पहला है बौद्धिक शोर, दूसरा है शब्दार्थ संबंधित शोर, तीसरा है मनोवैज्ञानिक शोर। तो ये तीनों के तीनों हैं, भौतिक शोर, मनोवैज्ञानिक शोर और शब्दार्थ संबंधित शोर, ये प्रभावी संप्रेषण में बाधक के रूप में काम करते हैं। देखो, मेरे पास जून 2019 में जो जेएफ का पेपर हुआ था उसके फर्स्ट पेपर की 20 मॉडल पेपर 20 पेपर हैं, फर्स्ट पेपर की 20 पेपर, और जो दिसंबर 2019 में हुआ था उसमें मेरे पास फर्स्ट पेपर के 25 पेपर हैं, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग पेपर हुआ था। तो ऐसे 2019 के मेरे पास 40-45 पेपर हैं। साथ ही साथ मैं इस चैनल के ऊपर बिल्कुल डेस्क्रिप्टिव टाइप से और ऑब्जेक्टिव टाइप से पर्पज ऑफ जून 2020 नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम कि जो जून 2020 में नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम होगा उसमें जेआरएफ क्वालिफाई करने के बेस से मैं इस चैनल के ऊपर डेस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरीके से क्लासेस चलाता हूँ। सभी पिछले पेपर सॉल्व करवाता हूँ, रेगुलर मॉडल पेपर सॉल्व करवाता हूँ, रेगुलर 20 प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। जब आप रेगुलर 20 प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपका बहुत ही जो स्टैंडर्ड है, जो आपकी प्रिपरेशन स्टैंडर्ड है वो बहुत ही हाई हो जाता है। आपकी जो एग्ज़ाम क्वालिटी है वो बढ़ जाती है आपकी। देखो, एग्ज़ाम पास करने के लिए एग्ज़ाम क्वालिटी बेस्ट होना ज़रूरी है, एग्ज़ाम क्वांटिटी बेस्ट होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपकी एग्ज़ाम क्वालिटी है वो बेस्ट होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर आपकी जो क्वालिटी है उसमें इम्प्रूव करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए ये कंटेंट पढ़ा रहा हूँ, जिसमें सारे पिछले साल के पेपर्स हैं, रेगुलर 10 से 15 प्रैक्टिस क्वेश्चन है, कंप्लीट ऑब्जेक्टिव और डेस्क्रिप्टिव टाइप से सिलेबस है, और एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा हूँ जिसके थ्रू आप इन पीडीएफ को ले सकते हो। यदि किसी को लगता है कि मेरे को ये पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ ले सकते हो। उस व्हाट्सएप ग्रुप के कॉन्टैक्ट नंबर हैं 7891350470 7891350470। और बाकी डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं वो कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा हूँ, आप पीडीएफ ले सकते हो जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां है, इनको सुमेलित करना है। क्या करना है? इनको हमें सुमेलित करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, तो डायरेक्टली हम सुमेलित कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। और डी क्या है यहाँ पर? डी है बिल्कुल इस तरीके से, एक बार मैं मिला देता हूँ फिर उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा। देखो, ये जो लेवल है टीचिंग एप्टीट्यूड के टॉपिक हैं, ये जैसे मेमोरी लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है, एनालिसिस लेवल है और क्रिएटिंग लेवल है। तो इनको मैं अच्छे तरीके से समझा रखा हूँ, आप वहाँ भी चेक कर लेना।
अच्छी तरीके से पढ़ लेना डेस्क्रिप्टिव टाइप से। और बाकी इन क्वेश्चंस की पीडीएफ लेने का जो मेथड है वो मैं आपको बता दिया हूँ। आप इन पीडीएफ को ले सकते हो, जो आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहेंगी। 7891350470 ये कॉन्टैक्ट नंबर है। अब यहाँ पर हमने मिला दिया, सबसे पहले होता है मेमोरी लेवल। मेमोरी का मतलब क्या होता है? स्मृति का मतलब क्या होता है? याद करना। इसमें केवल याद करने पर फोकस किया जाता है। किस पर फोकस किया जाता है? कि हमें रटना है। उसमें एक शब्द इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है रटना। इसमें याद करना होता है। तो इसमें क्या होता है? याद करने योग्य जानकारी। दूसरा होता है समझ स्तर, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल। समझ स्तर में क्या होता है? जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, समझ स्तर होता है, इसमें क्या होता है कि किसी एक अवधारणा का उदाहरण। मैंने आपको एक अवधारणा समझा दी कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। मैंने बताया कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, ये एक परिकल्पना है, एक अवधारणा है। अब मैं इसको अच्छी तरीके से समझाने के लिए मैंने क्या किया, एक बॉल को ऊपर फेंका और वो नीचे आके गिरी, और मैंने बता दिया कि ये जो बॉल ऊपर से नीचे आके गिरी है ये गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से गिरी है। फिर मैंने दूसरा एग्जाम्पल दे दिया, डस्टर को ऊपर फेंका, वो नीचे आके गिरा। ऐसे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दे दे के और उस अवधारणा को, उस परिकल्पना को बिल्कुल अच्छी तरीके से आपके खोपड़े में सेट कर दिया और आपको वो बिल्कुल सही ढंग से समझ में आ गया। वही क्या है? अंडरस्टैंडिंग लेवल है। क्या है? अंडरस्टैंडिंग लेवल है। उसके बाद होता है विश्लेषण स्तर। ध्यान से पढ़ना इस शब्द को, विश्लेषण। देखो ये दो शब्द होते हैं, एक होता है संश्लेषण, दूसरा होता है विश्लेषण। संश्लेषण और विश्लेषण दोनों शब्दों को मैं डेस्क्रिप्टिव टाइप से टीचिंग एप्टीट्यूड में बहुत ही सही ढंग से समझा रखा है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिवाइड करके बता देता हूँ। देखो जो विश्लेषण है उसको इंग्लिश में एनालिसिस बोलते हैं। तो विश्लेषण क्या होता है? विश्लेषण का मतलब होता है किसी भी चीज़ को खोल के बताना, किसी भी टॉपिक को अच्छी तरीके से बिल्कुल खोल के बताना। सपोज डैट कोई भी टॉपिक आपके पास और आपको उसका विश्लेषण करना है, उसको आपको खोल के बताना है, तो आप क्या करोगे? उस टॉपिक को आप अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करोगे। क्या करोगे? उस टॉपिक को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करोगे, फिर उसको और अलग अलग पार्टों में डिवाइड करोगे। तो वो प्रोसेस क्या है कि किसी भी टॉपिक को अच्छी तरीके से समझाने के लिए, उसका अच्छी तरीके से विश्लेषण करने के लिए अनेक पार्टों में डिवाइड करना, फिर उन पार्टों को अनेक सब पार्टों में डिवाइड करना। यही प्रोसेस विश्लेषण होता है। आपको कोई टॉपिक बिल्कुल डीपली समझना है, सपोज डैट हमें भारत की जो जीके है वो समझनी है, हमें कि भारत में कितने स्टेट हैं, भारत का जो जीके है वो हमें समझना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम विश्लेषण में बता रहा हूँ मैं, जो विश्लेषण स्तर होता है, जो एनालिसिस स्तर लेवल है, उसमें बता रहा हूँ मैं कि हम सबसे पहले भारत लेंगे, भारत के बारे में पढ़ेंगे कि भारत का आकार क्या है, इसका क्षेत्रफल क्या है, इसकी साइज क्या है, इसमें पॉपुलेशन कितनी रहती है। फिर उसको हम क्या करेंगे? और भी ज़्यादा समझने के लिए हम उसको क्या करेंगे? राज्यों में डिवाइड करेंगे उसको। फिर हम राजस्थान के बारे में पढ़ेंगे, पंजाब के बारे में पढ़ेंगे, हरियाणा के बारे में, ऐसे जितने भी स्टेट हैं उन सभी के लिए पढ़ेंगे। फिर और भी ज़्यादा डीपली पढ़ने के लिए क्या करेंगे? उन स्टेटों के जो मोस्ट डिस्ट्रिक्ट हैं, उन मोस्ट डिस्ट्रिक्टों के बारे में पढ़ेंगे। फिर और भी ज़्यादा डीपली पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे? और भी डीपली जाने के लिए हम उनकी जो और भी इम्पोर्टेंट जैसे कोई विलेज हैं या फिर कोई गांव है, तहसील है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये प्रोसेस ही क्या है? ये प्रोसेस ही विश्लेषण स्तर है। तो जानकारी को भागों में अलग करना ही क्या होता है? विश्लेषण स्तर होता है, एनालिसिस लेवल होता है। एक होता है संश्लेषण। संश्लेषण में क्या होता है? बहुत सारे पार्टों को एक साथ जोड़ दिया जाता है। विश्लेषण से जस्ट अपोजिट होता है। विश्लेषण में क्या होता है? अलग अलग पार्टों में डिवाइड किया जाता है, जबकि संश्लेषण में अलग अलग पार्टों को जोड़ के और एक टॉपिक बनाया जाता है। डिस्ट्रिक्टों को जोड़ के स्टेट बनाया गया, स्टेटों को जोड़ के कंट्री बनाया गया, कंट्रियों को जोड़ के कॉन्टिनेंटल महाद्वीप बनाया गया या विश्व बनाया गया। ये क्या है? विश्व में डिवाइड कर दिया, देशों में देशों को डिवाइड कर दिया, राज्यों में राज्यों को डिवाइड कर दिया, डिस्ट्रिक्टों में। ये है विश्लेषण। डिस्ट्रिक्टों को एक साथ कर दिया,
राज्य में राज्यों को एक साथ कर दिया, देश में देशों को एक साथ कर दिया, विश्व में। ये क्या है? संश्लेषण है। और लास्ट चौथा है क्रिएटिंग लेवल। क्रिएटिंग लेवल में क्या होता है? नए विचारों को क्रिएट करना। ये क्या है? क्रिएट लेवल है। इसमें क्या होता है? सबसे पता चल रहा है क्रिएट लेवल, नए विचारों को क्रिएट करना, नए विचारों को उत्पन्न करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। एक तर्क वाक्य सभी पंक्तियां हरित हैं, निम्नलिखित में से किस तर्क वाक्य के समतुल्य है? ऑप्शन ए है कोई भी पत्ती हरी नहीं है। दूसरा है कोई भी पत्ती हरित नहीं है, हरित रहित नहीं है। दूसरा समझने आए, आपको ध्यान से पढ़ना है कि कोई भी पत्ती हरित रहित नहीं है। तीसरा बात है कि कोई भी पत्ती हरित के बजाय अन्य रंग की नहीं है। और चौथा पॉइंट है कोई भी हरित पत्ती नहीं है। अब हमें क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कि यहाँ पर जो दूसरी और तीसरी बात है वो बिल्कुल सही है। अब दूसरी और तीसरी बात क्या है यहाँ पर? ये दोनों बातें हैं दूसरी तीसरी, कि कोई भी पत्ती हरित रहित नहीं है, कोई भी पत्ती हरित के बजाय अन्य रंग की नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। हमें इनको सम्मिलित करना है। क्या करना है? सम्मिलित करना है सेट फर्स्ट को सेट सेकंड के साथ। एक साइड ये संप्रेषण के तत्व दे रखा है, दूसरी साइड प्रक्रम भाग का विवरण है। दूसरी साइड क्या है? प्रक्रम भाग का विवरण है। तो जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी है जो इसका करेक्ट आंसर है। अब हमें इसके अकॉर्डिंग मिलान करना है कि जो संप्रेषक है वो क्या होता है। संप्रेषक क्या है? केंद्रीय स्नायु तंत्र है। क्या है? केंद्रीय स्नायु तंत्र संप्रेषक है। दूसरा था आग्राहक। आग्राहक क्या है? मस्तिष्क है। उसके बाद तीसरा क्या है? संदेश है। संदेश क्या है? संवेदी अंग। संदेश क्या है? संवेदी अंग। और उसके बाद चौथा है माध्यम। माध्यम क्या है? विद्युत चुंबकीय आवेग। हमें इसको बिल्कुल इसी तरीके से मिलाना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, कि निम्नलिखित में से किस वर्णात्मक सांख्यिकी मान से लिए गए विचलन का योग सदैव शून्य होता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 13 है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है मध्यमान। क्या है? मध्यमान। कि निम्नलिखित में से किस वर्णात्मक सांख्यिकी मान से लिए गए विचलन का योग सदैव शून्य होता है? वो है मध्यमान। क्या है? मध्यमान है, सॉरी मध्यमान नहीं मध्यमान। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कि कक्षा में निम्नलिखित में किसके कारण प्रतिपुष्टि में विलंब हो जाता है? तो जो प्रतिपुष्टि में विलंब है वो होता है शब्दार्थ शोर की वजह से। यहाँ पर शोर का मतलब क्या है? शोर का मतलब होता है बाधा। बाधा का मतलब होता है रुकावट। कि कक्षा में निम्नलिखित में से किसके कारण प्रतिपुष्टि में विलंब हो जाता है? प्रतिपुष्टि का मतलब होता है फीडबैक। मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा और आप उसका आंसर दे रहे हो, तो आप एक तरीके से मेरे को फीडबैक दे रहे हो। क्या दे रहे हो? फीडबैक दे रहे हो। तो फीडबैक देने में कठिनाई उत्पन्न होती है या विलंब होता है, किसकी वजह से? शब्दार्थ की शोर की वजह से। जो शब्दों की जो गलतियाँ होती हैं उसकी वजह से फीडबैक देने में विलंब उत्पन्न होता है। शब्दों की गलती की वजह से फीडबैक देने में विलंब उत्पन्न होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैंने आज डाला है स्पेशली। TEF UGH WKL, हमें इस स्थान पर बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो यहाँ पर आने के लिए देखो, रीजनिंग का जो ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है इसको बिल्कुल सोल्व करने का, सही ढंग से सोल्व करने का, टाइम बचाने का जो मेथड है वो मैं टीचिंग जब रीजनिंग पढ़ाया था मैं पढ़ा चुका हूँ। ये कोडिंग डिकोडिंग वाला टॉपिक, तो उसमें मैंने डिटेल से समझा दिया आपको बिल्कुल सिंपली। उससे आसान तरीका कोई भी नहीं है। यदि आपको रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग बिल्कुल सही ढंग से सही करना है, DI, इन तीनों टॉपिकों में आपको 30 के 30 मार्क्स लेके आने हैं, वो भी टाइम बचा के, तो आप मेरा रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और DI वो ज़रूर पढ़ें आप, क्योंकि ये 3 टॉपिक हमारे स्कोरिंग टॉपिक होते हैं, ये हमारा स्कोर करते हैं। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है, देखो मैं यहाँ पर समझा रखा हूँ, ये है TEF।
T 20 नंबर पर है, E 5 नंबर पर है, F 6 नंबर पर है। ये है UGH, जो 21 पर है, G 7 पर है, H 8 पर है। ये है WKL, W 23 पर है, K 11 पर है, L 12 पर। ये जो नंबर सीरीज हैं, L 12 पर, K 11 पर, W 23 पर, U 21 पर, G 8 पर, 7 पर, H 8 पर है। तो इनको याद करने का भी मैं तरीका बता रखा हूँ, आप वो देखना जरूर। तो यहाँ पर जो इसको करेक्ट आंसर है वो VIJ है। क्यों है? क्योंकि देखो 20, 21, 22, 23 बिल्कुल सीरियल वाइज, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये होता है हमारा आज का जो कंप्लीट टॉपिक। आपको यदि बहुत ही सही ढंग से प्रिपरेशन करनी है, अपना स्कोर करना है, एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, तो आप मेरे उस व्हाट्सएप ग्रुप पे ज़रूर ऐड हो। वो आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगा। ध्यान रखना, मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो पेड है, उसमें आपका चार्ज लगेगा, ज़्यादा चार्ज नहीं है, मात्र 200 रुपये चार्ज है। 200 रुपये चार्ज में मैं आपको टोटल 3500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दूंगा। पूरा का पूरा सिलेबस दूंगा, आपके सभी प्रकार के डाउट्स क्लियर करूंगा, आपका कंफ्यूज क्लियर करूंगा, आपको बिल्कुल फिक्स कंटेंट दूंगा। आपको वो लिमिटेड कंटेंट दूंगा जो रियल में एग्जाम के पर्पज से महत्वपूर्ण है। तो आप मेरे उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा वो। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स देखने के लिए, बाय।